we are going to start with nucleotide metabolism, chapter 22 लिपिन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात किया करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड यूज़ कहाँ पे होते हैं। न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले हमारे पास सिंथेसिस ऑफ आरएनए और डीएनए की सिंथेसिस के अंदर यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये एस मीडिएटर कैरियर एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स की सिंथेसिस के अंदर, लाइक यूडीपी ग्लूकोज हमने यूज़ किया था ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में। इसके अलावा ये कोएंजाइम्स यूज़ होते हैं एनएडीपी, एफएडी, फ्लेविन, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। या सेकंड मैसेंजर यूज़ होते हैं लाइक साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ होते हैं लाइक एटीपी। और सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं कुछ जो कि हमारे पास सीटीपी के सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमारे पास कीमोथेरेपी के अंदर यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एलोस्टेरिक एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स के लिए यूज़ होते हैं। पायरिमिडीन और प्यूरीन्स के स्ट्रक्चर देखें तो प्यूरीन्स जो होती हैं वो हमारे पास दो होती हैं, एडेनिन और गवानिन, और डबल रिंग होती हैं। नाम छोटा, स्ट्रक्चर बड़ा, डबल रिंग होते हैं। और हमारे पास एडेनिन के अंदर अमाइनो ग्रुप है, जबकि गवानिन के अंदर ऑक्सी ग्रुप है, कार्बोक्सी ग्रुप है। और अमाइनो ग्रुप जो है वो साइड पे अटैच है, ऊपर हमारे पास अमाइनो ग्रुप अटैच है, गवानिन में ऊपर हमारे पास ऑक्सी ग्रुप अटैच है। इसके बाद हमारे पास आता है प्यूरीन्स, पायरिमिडीन। पायरिमिडीन के अंदर हमारे पास 3 अदद होती हैं जो कि सिंगल रिंग होती हैं, थायमीन, साइटोसिल और यूरासिल। अब जो हमारे पास थायमीन और यूरासिल हैं इन दोनों के ऊपर हमारे पास ऑक्सी ग्रुप होते हैं दो, और हमारे पास जो साइटोसिन है उसके ऊपर एक अमाइनो होता है और एक ऑक्सी होता है। इसके बाद हमारे पास थायमीन और यूरासिल के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि थायमीन के अंदर मिथाइलेशन होती है और यूरासिल के अंदर मिथाइलेशन नहीं होती। अनयूजुअल बेसिस होती है लाइक एसिटाइल साइटोसिन, डाइहाइड्रोक्सी यूरासिल, डाइमिथाइल एडेनिन और 5-फ्लोरो-यूरासिल। 5-फ्लोरो-यूरासिल जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें तो एक न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजन बेस होती है, इन पांचों में से कोई एक, प्यूरीन या पायरिमिडीन, और साथ में होती है राइबोज शुगर। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन बेस राइबोज शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। इसके बाद प्यूरीन की सिंथेसिस पे जाते हैं। प्यूरीन की सिंथेसिस के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमें अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एस्पार्टेट, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन के 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, और ग्लाइसिन। एस्पार्टेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती हैं, 2 N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी कि फोलिक एसिड, विटामिन B9 चाहिए होता है, और 4 एटीपी के मॉलिक्यूल। क्या एस्पार्टेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, कार्बन डाइऑक्साइड, N10 फॉर्माइल THF और एटीपी। इन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले एक कॉमन बात जो ये है कि जहाँ पे भी सिंथेज एंजाइम यूज होगा वहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होगी, ठीक। दूसरी बात, जहाँ पे हमारे पास नाम चेंज होना होगा, मिथाइल ग्रुप ऐड होगा जिसके वजह से नाम चेंज होगा, वहाँ पे हमारे पास फॉर्माइल ट्रांसफेरेज यूज होगा। जहाँ पे एंजाइम वहाँ पे हमारे पास ये यूज होगा N10 फॉर्माइल THF जिसकी हमने बात की, ठीक। जहाँ जहाँ सिंथेज होगा वहाँ मैंने एंजाइम का नाम नहीं लिखा, बाकी जहाँ जहाँ चेंज आ रहा है ना वहाँ मैंने एंजाइम का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास एक है राइबोज 5-फॉस्फेट यानी कि शुगर आ गई। शुगर मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर PRPP सिंथेटेज, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज जो है एक्ट करेगा। एटीपी मैंने बोला था कि सिंथेज जहाँ आएगा वहाँ एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होगा। यहाँ पे मैग्नीशियम माइनस कोएंजाइम या को एक्टिवेटर के तौर पे यूज होगा। और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 5-फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट, PRPP, जिसको हम आम जुबान के अंदर कहते हैं। इस रिएक्शन को हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज्यादा करेगा, और हमारे पास प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड जो कि इसका एंड प्रोडक्ट है वो इसको इनहिबिट करेंगे, एलोस्टेरिकली इनहिबिट करेंगे। अब हमारे पास PRPP बन गया। PRPP से हमारे पास बनेगा 5-फॉस्फोराइबोसियालामीन, और यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है ग्लूटामीन फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफेरेज। ग्लूटामीन फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफेरेज। ये इसको अमाइन ग्रुप दे रहा है ना, ग्लूटामीन इसको अमाइन ग्रुप दे रहा है, इसी के नाम पे है ग्लूटामीन फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट अमीडो ट्रांसफेरेज, जो कि इसको अमाइन ग्रुप दे रहा है। ये हमारे पास बन जाएगा हमारे पास फॉस्फोराइबोसियालामीन, ठीक हो गया। और इसको हमारे पास इसके इनहिबिटर हैं AMP और GMP जो है इसको इनहिबिट करेंगे, और PRPP जो कि इसका सबस्ट्रेट है, यानी सबस्ट्रेट जितना ज्यादा होगा रिएक्शन जितना ज्यादा होगा, और AMP और GMP जितने ज्यादा होंगे जो कि इसका एंड प्रोडक्ट है, AMP और GMP इसके एंड प्रोडक्ट हैं, ये जितने ज्यादा होंगे ये इस रिएक्शन को कम करेंगे, प्रोडक्ट्स इनहिबिट करेंगे और सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिवेट करेगा। इसके बाद हमारे पास 5-राइबोसियालामीन के अंदर सिंथेज एक्ट करेगा। कौन सा सिंथेज? जार सिंथेज। जो भी अगला प्रोडक्ट है उसी के नाम का सिंथेज लगा देना, ठीक है। जार सिंथेज एक्ट करेगा, एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होगा, इसके अंदर ग्लाइसिन ऐड होगी। 1-2 मॉलिक्यूल से ग्लूटामीन की रिक्वायरमेंट में एक ग्लूटामीन यूज हो गया, एक ग्लाइसिन यूज हो गया। यहाँ तक ग्लाइसिन ऐड हुई, एटीपी ऐड हुई, और बन गया गार मीन ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ तक कौन सा था? फॉस्फोराइबोसियालामीन, ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। फिर इसके ऊपर हमारे पास फॉर्माइल ट्रांसफेरेज एक्ट करेगा, गार फॉर्माइल ट्रांसफेरेज। फॉर्माइल ट्रांसफेरेज एक्ट करने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? यहाँ पे N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो ऐड होगा, इसके अंदर से फॉर्माइल ग्रुप इसके अंदर आ जाएगा और THF रह जाएगा पीछे। तो फिर ये बन जाएगा फॉर्म अमीनो ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, फॉर्म अमीनो ग्लाइसिन फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, F जार बन गया। फिर यहाँ पे हमारे पास F जैम सिंथेटेज एक्ट करेगा, और हमारे पास बन जाएगा F जैम सिंथेटेज एक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूटामीन अंदर ऐड हो जाएगा, और साथ में एटीपी यूटिलाइज हो जाएगी, और हमारे पास बन जाएगा F जैम यानी कि N फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, N फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे एक और अमाइनो ग्रुप यहाँ पे ग्लूटामीन से ऐड हुआ तो N फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइडीन राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये हमारे पास बन जाएगा N फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइडीन राइबोटाइड, F जैम। फिर इसके ऊपर हमारे पास एयर सिंथेज एक्ट करेगा, एटीपी ऐड हो जाएगी इसके अंदर, और हमारे पास बन जाएगा एयर मीन अमाइनो अमीडाजोल राइबोटाइड। फिर इसके अंदर एयर के ऊपर कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी, उससे हमारे पास बन जाएगा केयर मीन कार्बोक्सी अमाइनो अमीडाजोल राइबोटाइड। इसके अंदर फिर आखिरी जो अमीनो एसिड बच गया था एस्पार्टेट वो ऐड होगा,
इन द प्रेजेंस ऑफ साइकार सिंथेज है तो फिर यहाँ पे एटीपी यूज होगी। अच्छा, जो हमारे पास जाना एटीपी यूटिलाइज हो रही है सिवाय इस वाले स्टेप के, बाकी सारे स्टेप में हमारे पास जो है कोई ना कोई चीज़ ऐड हो रही है साथ में, कोई ना कोई जो न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड्स हमने ऐड करने थे वो अपने साथ एटीपी को भी यूटिलाइज करवा रहे हैं, वहीं पे सिंथेज एंजाइम यूज हो रहा है। साइकार बन गया, साइकार का मतलब 5 अमीनो अमीडाजोल एंड सक्सिनाइल कार्बोक्सीराइबोटाइड, 5 अमीनो अमीडाजोल एंड सक्सिनाइल कार्बोक्सीराइबोटाइड। फिर हमारे पास यहाँ से एडिनोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम का मतलब कोई ना कोई मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, फिमरेट बाहर निकल गया तो ये बन गया आइकार। आइकार का मतलब अमाइनो अमीडाजोल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड, अमाइनो अमीडाजोल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड। फिर हमारे पास यहाँ पे फॉर्माइल ट्रांसफेरेज ऐड करेगा, आइकार फॉर्माइल ट्रांसफेरेज। तो दूसरा जो N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट था वो टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइकार में। फाइकार का मतलब N5 फॉर्मो अमाइनो अमीडाजोल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड। फिर हमारे पास साइक्लोहाइड्रोलेज ऐड करेगा और हमारे पास ये बन जाएगा आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा वाटर के निकलने से। अब तक की स्टोरी को अगर रिवाइज करें तो राइबोस 5 फॉस्फेट से हमारे पास बनता है 5 राइबोसिलामाइन पायरोफॉस्फेट पीआरपीपी। फिर पीआरपीपी से हमारे पास काम स्टार्ट होता है तो पीआरपीपी से बनता है 5 फॉस्फोराइबोसिलामाइन। इसके अंदर हमारे पास एक ग्लूटामीन ऐड होता है और एंजाइम होता है ग्लूटामीन फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट अमीनो ट्रांसफेरेज। फिर 5 फॉस्फोराइबोसिलामाइन के अंदर ग्लाइसिन ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जार सिंथेज और हमारे पास एटीपी ऐड होती है, जार ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड बन जाता है। फिर इसके ऊपर हमारे पास जार फॉर्माइल ट्रांसफेरेज ऐड करता है, टीएचएफ ऐड होता है, एन फॉर्माइल टीएचएफ ऐड होता है, टीएचएफ में कन्वर्ट होता है, बनता है एफ जार फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड। फिर इसके अंदर हमारे पास एक और ग्लूटामीन ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एफ जैम सिंथेज, एटीपी यूटिलाइज होता है और हमारे पास बनता है फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइडीन राइबोटाइड, एफ जैम बन गया। एफ जैम के ऊपर हमारे पास एयर सिंथेज करता है, एटीपी ऐड हो जाती है और हमारे बन जाता है अमाइनो अमीडाजोल राइबोटाइड। अमाइनो अमीडाजोल राइबोटाइड के ऊपर हमारे पास कार्बोक्सिलेज ऐड करता है, एयर कार्बोक्सिलेज, और हमारे पास बन जाता है केयर कार्बोक्सी अमाइनो अमीडाजोल राइबोटाइड। फिर उसके अंदर हमारे पास एस्पार्टेट ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ साइकार सिंथेज होता है तो एटीपी यूटिलाइज होता है। इससे हमारे पास बन जाता है अमाइनो अमीडाजोल सक्सिनाइल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड। फिर इसके ऊपर हमारे पास एडिनोसक्सिनेट लाइएज ऐड करता है और हमारे पास फिमरेट बाहर निकल जाता है, आइकार बन जाता है अमाइनो अमीडाजोल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड। फिर इसके ऊपर हमारे पास फिर से मिथाइलेशन होती है, N10 फॉर्माइल ग्रुप ऐड होता है, N10 फॉर्माइल THF इनटू THF और हमारे पास होता है आइकार फॉर्माइल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में फाइकार फॉर्मा अमीनो अमीडाजोल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड। और इसके बाद हमारे पास आईएमपी साइक्लोहाइड्रोलेज ऐड करता है, वाटर बाहर निकल जाता है और ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं आईएमपी मीन आइनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। आईएमपी की अगर हम बात करें तो आईएमपी के आगे हमारे पास दो पाथवे चलते हैं। एक पाथवे के अंदर हमारे पास यहाँ पे एडिनोसक्सिनेट सिंथेज ऐड करता है और एडिनोसक्सिनेट बन जाता है। फिर इसके ऊपर एडिनोसक्सिनेट लाइएज ऐड करता है तो एएमपी बन जाता है। एडिनोसक्सिनेट सिंथेज है, सिंथेज के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक एनर्जी मॉलिक्यूल कंपाउंड यूज होगा जिसको हम जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्ट होगा, फिर लाइएज फॉर्म फिमरेट बाहर निकले एएमपी बन जाएगा। दूसरा पाथवे क्या है कि आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज ऐड करता है। डिहाइड्रोजिनेज का रूल यही था कि हमारे पास कोई एनएडीएच बनता है या टूटता है तो इसके अंदर एनएडीएच बनेगा और बन जाएगा ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट जब बनेगा तो हमारे पास यहाँ से जीएमपी सिंथेज ऐड करेगा। सिंथेज के लिए रूल क्या था, एटीपी बनेगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो जीएमपी बन जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ ड्रग्स वगैरह हैं लाइक पैरामाइनोबेंजोइक एसिड एनालॉग्स जो हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो है ना हमारे पास सल्फोनामाइड ड्रग्स जब लेते हैं कोई भी आदमी तो हमें बैक्टीरियल सिंथेसिस जो है उसको इनहिबिट कर देते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो बन रहा होता है। वो टेट्राहाइड्रोफोलेट के लिए पैरामाइनोबेंजोइक एसिड जो है वो उसको खत्म कर देता है, उस पाथवे को खत्म कर देता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती और इन्फेक्शन खत्म हो जाती है। एक हो गया ये। दूसरी बात ये है कि फोलिक एसिड एनालॉग लाइक मेथोट्रेक्सेट जो है वो यूटिलाइज होते हैं। इससे हमारे पास क्या होता है कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज लाइक अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो वापस इसमें भी कन्वर्ट होना है ना, इसमें उधर हमारे पास रिडक्टेज एंजाइम यूज होगा। जब रिडक्टेज एंजाइम नहीं होगा तो हमारे पास टीएचएफ नहीं होगा और फिर प्यूरिन नहीं होगी, प्यूरिन नहीं बनेगी तो डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा तो सेल ग्रोथ कम हो जाएगी, तो ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। इसके बाद हमारे पास एक है माइकोफिनोलिक एसिड। माइकोफिनोलिक एसिड की बात यह है कि हमारे पास इनहिबिटर है आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज का जो कि हमारे पास यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा था। आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर है, जब ये इसको इनहिबिट करेगा तो हमारे पास ये पाथवे जो है दूसरी साइड पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। टी सेल और बी सेल का न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारे पास वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड बनना जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स वजूद में आती हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के तौर पे माइकोफिनोलिक एसिड जो है वो यूज कर सकते हैं हम लोग। माइकोफिनोलिक एसिड पैरामाइनोबेंजोइक एसिड के एनालॉग फॉर इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, फोलिक एसिड एनालॉग फॉर मेथोट्रेक्सेट ड्रग कैंसर सेल के लिए और माइकोफिनोलिक एसिड फॉर इम्यूनोसप्रेसेंट। तो हमें मोनोफॉस्फेट्स बन गया एएमपी और जीएमपी। इसको हमने आगे एटीपी और एडीपी में कैसे कन्वर्ट करना है, बाय द यूज ऑफ एनर्जी काइनेसेस यूज होंगे। एटीपी के अंदर से एक फॉस्फेट निकलेगा, दो एटीपी बन जाएगा और जीएमपी जब रिएक्ट करेगा तो जीडीपी और एटीपी बन जाएगा। फिर डाइफॉस्फेट काइनेसेस यूज करेंगे तो जीटीपी बन जाएगा और सीटीपी बन जाएगा और हमारे पास जो है एटीपी बन जाएगा। उसके बाद सेल्वेज पाथवे ये है कि इसके अंदर डिग्रेडेड प्रोडक्ट हैं जो हमारे पास प्यूरिन और पायरिमिडीन की डिग्रेडेशन से हासिल हो रहे हैं, उसी से हम दोबारा जो है प्यूरिन्स जो हैं वो सिंथेसाइज कर लें। लाइक हमारे पास डिग्रेडेशन से एक प्रोडक्ट आ रहा है हाइपोजेंथीन
कोई न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस आ रही लाइक एडेनिन या फिर गवानीन, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके दोबारा से इनके न्यूक्लियोटाइड्स बना लेंगे। इसको हम कहेंगे सैल्वेज पाथवे। लाइक हाइपोजेंथीन के ऊपर एक्ट करेगा HDPRT। HDPRT एक एंजाइम है जिसका नाम है हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज HDPRT एक्ट करेगा ऑन हाइपोजेंथीन एंड गवानीन और इनको कन्वर्ट कर देगा GMP और IMP में। और एडेनिन के ऊपर एक्ट करेगा APRT एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज और PRPP की प्रेजेंस में, और ये हम कन्वर्ट हो जाएगा AMP।